क्योंकि इंसान जितनी जिंदगी जीता है वो उसी तरह ही लिखता है। तो ये लिखा है नोहा ने और मुनीरा है, ये अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, काउंसलिंग करती हैं, थेरेपी करती हैं, और फिर ये इन्होंने स्विच किया पेरेंटिंग की तरफ। और फिर इन्होंने देखा कि बहुत सारी जो आजकल ट्रेंड है पेरेंटिंग का, पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव टूल, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे इस्लामिक पैराडाइम से रिलेट करती हैं। एंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क शी हैड दिस बुक। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट यहाँ से इन्होंने किया कि हम वाई वी वांट किड्स, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों, ठीक है। जब इस क्यों का जवाब आपको मिले तो फिर हम ये सोचेंगे, जब अल्लाह ने हमें बच्चों की नेमत से नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम ये देखेंगे कि अब हम उनको किस तरह रेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं यहाँ पे, और हमें पता है कि बच्चे जो हैं वो एक अमानत होते हैं अल्लाह की तरफ से। तो हमने उनकी तरबियत, बेशक हम सब कुछ थेरीज वगैरह ले रही हैं, वेस्ट से रिसर्च वगैरह सब कुछ वहाँ से हो रही है, लेकिन हमने उसको असल में अलाइन करना है अपने पैराडाइम से, जो कि इस्लाम है। क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी, इनकी ये कोशिश है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके इस्लाम से और ह्यूमन साइकोलॉजी से और फिर जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं पेरेंटिंग में, उन सबको इन्होंने बताया। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि आपने ये सोचा कि मेरी आवाज़ आ रही है? नो वॉइस। अच्छा, अब आ रही है सबको आवाज़? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज एक मिनट वेट कीजिए। ओके, लेट्स वेट फॉर अ मिनट प्लीज। ओके, अच्छा, तो हमने जब ये अपने आप से पूछ लिया कि हमारे बच्चे हैं और अब हमने उनको रेज क्या करना है, तो हमारे पास हमारी जो आप कह लें कि एक वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास कुरान और सुन्नत से हैं, जो हमारे असलाफ ने जो कुछ उसके बारे में कहा, तो वो वहाँ से आएगा। तो इन्होंने बड़ी प्यारी हदीस भी कोट की हैं, और सबसे पहले तो हजरत अली का एक कौल इन्होंने कोट किया है कि आप अपने बच्चों को जो है वो अपने उनके आने वाले ज़माने के मुताबिक तैयार करें, क्योंकि आप अपना ज़माना जी चुके होंगे। यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द नेक्स्ट टाइम। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज का एक कोट है, बेटा मुझे गंदा काम नहीं चाहिए, मुझे साफ सुथरा काम चाहिए। क्या आप इसके ऊपर घिस रहे पेन से? सबको म्यूट कर दें खुद ही होस्ट बन के, ये मैं करती हूँ फिर ये हो जाता है कुछ। जी चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, फिर एक कोट इन्होंने ये बताया है, उमर बिन अब्दुल अजीज का है कि परहेजगारी अल्लाह की तरफ से आती है, तकवा अल्लाह की तरफ से आता है, अखलाक और किरदार या जो अखलाक की खूबियाँ होती हैं ये पेरेंट्स ट्रांसफर करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट्स हमारे ऊपर कि हम किस तरह बच्चों को जो है वो रीच कर रहे हैं। उसके बाद बड़ी फेमस हदीस हम सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हम में से ही नहीं है जो बड़ों का अदब ना करे और छोटों पर शफकत न करे, ठीक है। तो आपने इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी फाउंडेशंस क्या हैं इस्लाम में पेरेंटिंग, और किस तरीके से हो सकती है। तो मोस्टली जो लफ्ज़ यूज होता है वो तरबिया का, एंड तरबिया इज रूट वर्ड, अगर हम इसका देखें तो ये रब से निकल रहा है, और इसका मतलब है कि आपने मेंटोर करना है, यानी आपने मुरब्बी बनना है अपने बच्चों का, ठीक है। और इस्लामी तरबिया का सबसे पहला मकसद होता है, वो होता है तज़किया नफ्स। उसको इंसान अपने भी तज़किया नफ्स करे और बच्चों को भी, लेकिन बच्चों के फौरन पैदा होते साल ही उनका तज़किया नफ्स नहीं शुरू हो जाता, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर दूसरा एक तज़किया नफ्स है, और सबसे पहले उससे भी पहले एक चीज़ आती है, मतलब कि इंसान ये सोचे कि मैं दुनिया में आया क्यों हूँ, ठीक है। और इस तरह जब हम ये हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो हम देखेंगे कि हमारा हर हर अमल, इवन पेरेंटिंग में भी, इवन बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे को कुछ भी करना जब से वो पैदा होता है, तो जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी कि हमने इस पे लेके चलना है बच्चों को, तो वो हमारा हर अमल जो है वो इबादत है, ठीक है।
देन डिस्कस हुआ यहाँ पे कि कौन कौन से इस्लामिक डोमेन्स हैं जो तरबिया में आती हैं। तो सबसे पहले रिलीजियस, ऑफ कोर्स आपने बच्चों को रिलीजन के बारे में बताना है। फिर उनकी मोरालिटी है, मोरल वैल्यूज आपने ट्रांसफर करनी है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, गीबत क्या है। इसमें आपको रेफरेंस इन्होंने सूरह हुजरात में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं मैनर्स के बारे में। फिर है कि आपकी इवन हेल्थी बॉडी, ठीक है, कि मतलब आपका जिस्म जब तक अच्छा नहीं होगा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आपका जिस्म और जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपस में हो रिलेटेड है। फिर इस्लामी तरबिया में आपने इंटेलेक्चुअल लेवल उनका ख्याल करना है, बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हो रही है। फिर साइकोलॉजिकल है, फिर सोशल है, और फिर सेक्सुअल है। मतलब ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल में आपने उन्हें बताना है कि बंदे के ख्याल और बंदे की इंटेंशन और नीयत, ये सारी चीज़ें। फिर आप इस्लामिक पैराडाइम ऑफ सेक्स भी बताएंगे बच्चों को, लेकिन विद एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने फाउंडेशन अपनी क्लियर कर ली। अब मैं चाहूंगी कि आप सब 1 मिनट लें और एक जो क्वेश्चन इस बुक में था और मैंने भी इस पर सोचा और आप लोग भी सोचें कि आप अपने बच्चों को आज से सपोज जब वो अडल्टहुड में जाएंगे तो आप कैसा देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू तो आप बेशक ना वो थोड़ा सा लिख के रखें अपने पास, कि फिर हम देखेंगे कि ये सारी बुक पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि मतलब हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम कोई रिटर्न वर्क करा रही हैं आप? इट्स नॉट लाइक अ काइंड ऑफ वर्ड, बस एक छोटा सा एक सवाल है, अगर आप लोग पॉसिबल है, नहीं तो अपने जहन में सोचिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा ओके मैम, मैं आपका लेक्चर फिर सुन लेता हूँ। जी जी ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आप अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं। व्हाट इज योर, आप कह लें ख्वाहिश कह लें या आपका कोशिश कह लें कि आप अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, अपने जहन में आप सब सोचें, जस्ट टेक अ मिनट ऑन इट टू रिफ्लेक्ट, and then we will see how the tools of positive discipline and the Islamic जो सारी स्टडीज हैं या इस्लामिक तालीमात हैं जो सारी, वो कैसे अफेक्ट कर सकती हैं हमारी तरबिया के प्रोसेस को। Done? Raise your hand. ठीक है सर। अच्छा, अब जो है रिसेंट रिसर्चेस और ये सारा उन्होंने कुछ टूल्स बताए हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन के। ये बताया तो वेस्ट से ही आए हैं ये टूल्स। हम पहले इनको देखेंगे, दो चार ये हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस्लाम के साथ ही कैसे अलाइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है इंडिविजुअल्स और होलिस्टिक, यानी एक बंदा अकेला नहीं होता, वो सारी चीजें मिल के उसको बनाती है। उसमें उसकी सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल उसके पेरेंट्स का होता है, फिर उसकी इन्वायरमेंट का होता है, फिर उसकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, फिर उसके सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, ये सारी मिल के एक इंसान को बनाते हैं। ठीक, दूसरा है बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। ठीक है, यानी कोई जो भी चीज हम करते हैं ना उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। और बच्चे, आप यकीन करेंगे, बच्चे इतने प्योर होते हैं कि वो अपने इंटेंशन में बहुत साफ होते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई मकसद। ठीक, इस तरह से इंसान लर्न करता है, कोई भी बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारता। हाँ, ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अलाइन नहीं रहते अपनी चीजों के साथ, तो ये हो जाता है। देन थर्ड इज के नीड टू बिलोंग। ठीक है, कि हर बंदे की एक ये फितरी डिजायर होती है, इननेट डिजायर है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसने क्या, किस चीज से उसका ताल्लुक है। और हम मुसलमानों के लिए ज़ाहिर है पहले फैमिली और ये, और सबसे बढ़कर फिर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक। फिर है यूनिवर्सल लाइफ टास्क, यानी हर बंदा जो है अपना कुछ ना कुछ लेगेसी छोड़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें मतलब ये जो पॉजिटिव डिसिप्लिन आप कह लें या जो भी कह लें, ये सारी चीजें जब इंसान करता है तो एक अच्छा मुआशरे का, एक अच्छा इंसान के तौर पर सामने आता है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है। तो इस्लाम भी सबसे पहले ये कहता है कि एक उम्मत का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, बिल्डिंग सोशल इंटरेस्ट, ये सबसे मतलब एक कह लें कि आपसे हदीस से ही रहता है, जो है कि एक मुसलमान सारे जो है वो एक उम्मत की मानत है। उम्मत जो है वो सारी एक जिस्म की मानत है, अगर एक जगह दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन होता है। सो दिस इज व्हाट के इंडिविजुअल होलिस्टिक है, और इस्लाम भी यही टीचिंग दे रहा है कि सोशल इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। फिर बिलोंगिंग एंड कंट्रीब्यूशन इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, बिलीफ का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, और वो ज़ाहिर इस्लाम में भी हर चीज़
अल्लाह ताला ने कहा है ना कि वो नीयत, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नीयत पे जज होता है बंदा, अमल पे तो बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो नीयत उसकी काम करती है। सो बिलीव बिहाइंड द बिहेवियर, ये चीज आप आई होप कि रिलेट कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। फिर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो एक ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहें और माँ बाप बच्चों की ना करें। तो ये एज अ कम्युनिटी और एज अ कैलिब्रेशन ये काम होता है। इसमें एक एग्जांपल इन्होंने बड़ी अच्छी ये दी है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे बच्चे थे और वो इतना सर्कल बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, और अरबों का रवाज था कि जब कोई चीज़ खाने की आती थी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी राइट साइड पे बैठा होता था वो उसको ऑफर करते थे। लेकिन उसी महफिल में सरदार भी बैठे हुए थे जिनके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास को, मतलब वो जो उनके दाएं तरफ बैठे हुए थे, हक तो उनका बनता था प्याले में से पी के उनको देना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सरदारान भी बैठे हैं, ज़रा बड़े, उनको कन्विंस वगैरह करना था ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए फौरन ये नहीं कहा कि मैं उनको दे दूं, बड़ों को दे दूं, या बच्चे को निगलेक्ट नहीं किया, बल्कि आपने पूछा इब्ने अब्बास से कि बेटा ये मतलब आपका हक तो ये आपका बनता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ऑनर करूँ जो बड़े बैठे हैं उनको। तो इब्ने अब्बास ने कहा नहीं, वो नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपका जूठा मतलब पहले पीऊँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ लव जो भी उन्होंने, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि बच्चों की रिस्पेक्ट करने की। हम तो बैठा होता है बच्चा तो कहते हैं उठो यहाँ से, फलाने को बैठने दो, फलाने को बैठने दो। तो दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। फिर आता है कि काइंडनेस एंड फर्मनेस, कि आपने रहना काइंड है लेकिन असूलों का पक्का होना है। और इसकी भी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी मैंने यहाँ पे दी कि जिस तरह सुलह हुदैबिया का मौका था, तो ऑब्वियसली वो बज़ाहिर तो मुसलमानों की हार लग रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी शराइत को फार की मांग ली थी, तो फिर उम्रा नहीं हो सका था। तो सहाबा ने जो है वो, जब आप वसल्लम ने हुक्म दिया कि एहराम उतारो और करो कुर्बानी, तो सहाबा वाज लाइक शॉक्ड एंड दे डोंट वांट टू डू दिस, तो उस टाइम पे नहीं करना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सख्ती नहीं की, आप वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, फिर वेट किया, और वो जब नहीं कर रहे थे तो फिर जो है आप वसल्लम ने खुद जाके वो काम किया, और फिर देन वी स्टार्ट फॉलो, मतलब कोई ब्लेमिंग नहीं, कोई शेमिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सो दिस इज हाउ कि जब आप मुरब्बी बनते हैं या मेंटोर बनते हैं तो इस तरह से लेके चीज़ों को चलते हैं। उसके बाद अगला इम्पैक्ट आता है कि फोकस ऑन सोल्यूशन, ठीक है। मतलब इस्लाम कहता है कि फोकस ऑन सोल्यूशन, और पॉजिटिव डिसिप्लिन ये कहता है कि यूनिवर्सल लाइफ टास्क, यानी मिलके कोई ऐसे काम करें कि यूनिवर्स को फायदा हो या उस बंदे को भी फायदा होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल इन्होंने दी कि सोल्यूशन किसी भी मसले का हल निकालने के लिए, एक वो बुद्धू आया था और उसने जो है वो हजरत खूब मस्जिद नबी, वहाँ पे उसने वो कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बजाय कि कंडेम करते या खुदा ना खास्ता कोई बुरे अल्फाज करते, आपने पानी उठाया और उस पर बहा दिया, और सहाबा को भी मना किया कि इसको डांटना नहीं है। मतलब उस आप वसल्लम ने उसको सोल्यूशंस बताया, ठीक है। तो हमने भी अपने बच्चों के साथ ये करना है, गलती हो गई हो तो इट्स ओके, हम उनको सोल्यूशंस की तरफ लेते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को। काइंडली कोई चैट कर दें कोई मुझे ऐसा ना लगे कि मैं जो हूँ वो बस ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं, ओके ओके, ठीक है। सही, अब आगे आते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया कि मुख्तलिफ, मतलब रिसर्च के बाद ये साबित हुए 2-4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। उनमें एक सबसे पहले तो अथॉरिटेरियन आता है, फिर हर टाइम जो है जनाब डंडा हाथ में हुआ और बच्चों को तो कुछ समझना ही नहीं है, बच्चों को ये कहने के वो तो होते ही बेवकूफ़ हैं, तो आई एम द बॉस और मैंने इनके सारे डिसीजन लिए हैं। तो ऐसी पेरेंटिंग को हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहते हैं। दूसरा इससे एक्सट्रीम होता है जिसको परमिसिव स्टाइल कहते हैं, कि हर बच्चे की हर जिद के आगे आपने हथियार डाल दिए। तो ये भी मतलब कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, कोई रूल्स नहीं होते, और फिर बच्चा जो है वो उसको लगता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरी हर बात मानी जाएगी, तो वो अपने आप को मतलब आप कहने की, वो समझता है कि हर चीज़ पे मेरा ही हक है, ठीक। थर्ड जो स्टाइल होता है उसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल, और इसमें ये होता है कि माँ बाप जो है वो सुनते हैं, बच्चे की सुनते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन जहाँ पे रोकना है, जहाँ पे नो कहना है वहाँ पे नो कहना है। फिर चाहे बच्चा आपका 1000 दफ़ा जो है वो उसके टेंट्रम्स आए हैं, उसकी जो कुछ भी हो, बट यू हैव टू बी फर्म। तो सबसे बेस्ट तो अथॉरिटेटिव स्टाइल ही है, लेकिन ऑब्वियसली पेरेंटिंग कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है।
पेरेंटिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस और ये पूरी जर्नी है, तो हम मतलब किसी एक स्टाइल पे हम स्टिक नहीं कर सकते। तो इट्स काइंड ऑफ द डांस, इन्होंने इसको मेंशन किया कि डांस की तरह है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अथॉरिटेटिव स्टाइल में बनाएं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है कि अब हमने बच्चे को समझना है, तो उसके इनके टेम्परामेंट्स की डिटेल है। ओके, लेट मी चेक। अच्छा, अब नेक्स्ट आप आ रही है आपको आवाज सही? आवाज आ रही है सबको सही, मतलब वॉल्यूम ठीक है मेरा? ओके ओके, मैं थोड़ा सा जोर से बोलती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, कि बच्चों के टेम्परामेंट्स और बच्चों की जो चीजें हैं वो किस तरह से समझ में आ सकती हैं। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब वो बड़ा हो रहा होता है, तो ये सारी चीजें अगर ऑब्जर्वेंट पेरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं बच्चे को, तो वो ये सब चीजें आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एक्टिविटी लेवल, कि बच्चा खेल कूद के खुश होता है या वो थोड़ा हम खामोशी से उसको काम करना पसंद है। ठीक है, ये उसके बच्चे का टेम्परामेंट आपको बताएगा। उसके बाद आता है कि रिदमिसिटी, के बच्चों को जो है वो एक रूटीन और एक स्ट्रक्चर इस बच्चे को पसंद आ रहा है, कोई स्पॉन्टेनियस चीज हो जाए तो ये घबरा जाता है, वो आपने चेक करना है, वो देख लें आप, मतलब ये इट्स काइंड ऑफ कि आप बच्चे को देखें आपका बच्चा किस टेम्परामेंट। ठीक है, अगली जो चीज है वो है कि अप्रोच और विड्रॉल, कि कोई नई चीज अगर आती है, सपोज बच्चे दो खेल रहे हैं और अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है, तो आपके बच्चे का क्या बिहेवियर होगा? वो फौरन उनसे मिल लेता है या वो उठ के चला जाता है, थोड़ा अवॉइड करता है, थोड़ी देर बाद आता है? तो इस चीज को हम कहते हैं कि वो अप्रोच उसकी है या वो विड्रॉ कर। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी, इसका भी सेम वही चीज कि नई इन्वायरमेंट में नई चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, कितना टाइम लेता है और कैसे वो हो सकता है। फिर आता है सेंसरी थ्रेशोल्ड, यानी कुछ बच्चे जो हैं वो टच करके और कुछ जो है वो मतलब चीजों को हाथ से करके वो सारी चीजें वो करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देखें कि जब कुछ स्टिमुलस बच्चे को मिला है तो वो उस पर कैसा रिएक्ट करता है, फौरन कर लेता है या थोड़ा सा टाइम लेता है अपना। फिर है क्वालिटी ऑफ मूड, ये भी हर बच्चे का डिफरेंट डिपेंड करता है। कुछ जो है वो बड़े सनी मूड के होते हैं, बड़े सबसे साम दुआ हंसी खुशी ये वो, कुछ जो होते हैं थोड़ा सा चुप रहना पसंद करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा एक ही तरह हर वक्त रहेगा, इट फॉल्स ऑन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये डिफरेंट चीजें इसमें आ रही थी। फिर नेक्स्ट चीज आती है अटेंशन स्पैन, कि उसका किसी चीज पे जो उसने फोकस किया हुआ है तो उसका कितना अटेंशन है, वो जल्दी एक काम को कितना गौर से वो कर सकता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें अगर आप नोट करेंगे तो आपको जो है वो बच्चे की थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी कह लें या उसका टेम्परामेंट कह लें, ये समझ में आना शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद है कि बच्चे सीखते किस तरह है, तो इसकी फेमस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर की है, इन्होंने भी यहाँ पे वही उसको बताया है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होप कि मोस्ट पीपल नो दैट थ्योरी, इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसमें नंबर 1 आती है कि लिंग्विस्टिक, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलचाल के जरिए, अल्फाज के जरिए, जबान के जरिए वो सीखते हैं, कोई भी चीज इजहार करते हैं। तो ऐसे जो है वो बड़े होके फिर मोस्टली अगर वो सही उनको नरिश किया जाए तो ऐसे बच्चे फिर ज्यादातर आप कहें स्पीकर्स बनते हैं, काउंसलर्स बनते हैं, ओरेटर्स होते हैं, वो डिबेट वगैरह का उनको शो करता है, तो उनका पोटेंशियल करियर ये है। ठीक है, दूसरे होते हैं लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले, उन बच्चों को हिसाब किताब का जरा बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है, मेंटल मैथ्स उनका बहुत अच्छा होता है और वो नंबर्स के साथ अच्छा सीख भी लेते हैं और गाइड भी कर लेते हैं। फरहीना, इट्स पॉजिटिव पेरेंटिंग इन अ मुस्लिम होम बाय नोहा एंड मुनीरा, ये बुक का नाम है, मैं आपको बाद में इसको बता दूंगी। ठीक है, ओके। तो बच्चे जो होते हैं वो लॉजिकल और स्पेशल, जो लॉजिकल वाले होते हैं, मैथमेटिकल वाले, वो नंबरों से ज़्यादा सीखते हैं, तो इनका पोटेंशियल करियर क्या हो सकता है कि वो मतलब अलजेब्रा में वो करें तो इंजीनियर्स बन सकते हैं, ये मैथमेटिशियंस बन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें।
कुछ जो होते हैं वो म्यूजिकल, उनको एक रिदम और उनको अब हमारे पैराडाइम में तो हम म्यूजिक कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो म्यूजिक जो है वो आप कह लें कि अच्छे किरत कर सकते हैं वो बच्चे, वो कोई चीज़ किसी चीज़ को रिदम में लेके जा सकते हैं, कोई आप कह लें ट्यून्स वगैरह बनानी हो, इस तरह ये उनका पोटेंशियल करियर हो सकता है। चौथे नंबर पे आती है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये बच्चे जो होते हैं इनको बैठना पसंद नहीं होता, दे जस्ट लाइक टू जंप एंड हॉप एंड ऑल द टाइम, वो इस तरह की चीजें करते रहते हैं। फिर इनका पोटेंशियल करियर ऑब्वियसली स्पोर्ट्स की तरफ होता है, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं एंड एनीथिंग रिलेटेड टू दिस। फिर होते हैं विजुअल स्पेशल, जो देख के, ठीक है, देख के वो ज्यादा सीखते हैं, तो वो फिर इसी तरह आजकल तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीजें पोटेंशियल करियर इन बच्चों के ये हो सकते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो अपने आप को खोजते हैं एंड दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। फिर इंटरपर्सनल के दूसरे बंदों के साथ होते हैं, तो ऐसे लोग भी, इनका भी पोटेंशियल करियर जो है वो ज्यादा काउंसलिंग वगैरह ये चीजें, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं लोगों के दरमियान। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हमारे मुस्लिम पैराडाइम में, इन्होंने बताया कि और एक उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी इंटेलिजेंसेस एक बंदे में मौजूद हों, 8 की 8 एक बच्चे में, और क्या किसी में हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा हो, एक बहुत कम हो। तो बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर मेरा बच्चा अगर अच्छा मैथ्स में अच्छा तो बस वो मैथ्स में ही अच्छा होगा, या अगर वो लिंग्विस्टिक्स में अच्छा है, तो हर बंदे में कुछ ना कुछ थोड़ा सब चीजें होती हैं। आपने देखना है कि पलड़ा किसकी तरफ भारी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दी थी वो दी थी हसन बिन साबित की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौके पर जो है वो उन्हें खवातीन के पास छोड़ गए थे। मे बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देख लिया हो कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, कि ये चलो हिफाजत कर सकते हैं, या बॉडीली काइनेस्थेटिक इनका इतना मतलब नहीं है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, अब गॉड नोज के रीजन क्या थी, लेकिन ये कि वो उनको खवातीन के पास छोड़ के गए थे, और फिर जब एक यहूदी जासूस आया था तो हजरत हसन साबित वहां से नहीं उठे थे, बल्कि हजरत सफिया ने फिर जाके उसको मारा था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेंथ लेके हो सकता है। आप एज अ पेरेंट हमने क्या करना है कि हमने उसकी जो भी स्ट्रेंथ आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है, उसको नरिश करना, ठीक। अच्छा, ये सारी तो पर्सनैलिटीज की चीजें हो गई, हमने देखा। फिर बच्चे का टेम्परामेंट कैसा हो सकता है ये भी देखा। फिर एक चीज और बच्चे की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है, वो है बर्थ ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले आपने बच्चा देखा होगा कि दे लाइक रूटीन, उनको एक स्ट्रक्चर पसंद होता है, वो थोड़े परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी करना चाहते हैं। फिर ये कि वो थोड़े से ना कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं, जो फर्स्ट बॉर्न होता है, ठीक। बर्थ ऑर्डर अफेक्ट करता है सम वे और द अदर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे एक नेचुरल फिनोमेना है कि बर्थ ऑर्डर थोड़ा सा, क्योंकि माँ बाप की अटेंशन डाइवर्ट होती है, सिबलिंग्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो पहले बच्चे की दफ़ा नहीं होती, लेकिन दूसरे और तीसरे की दफ़ा होती हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो मिडिल चिल्ड्रन हैं वो कभी कभी बीच में लॉस्ट सा फील करते हैं, लेकिन वो ये कि वो फैमिली के साथ इंटरेक्ट अच्छा कर लेते हैं। और जो लास्ट बाउंड होते हैं, दे आर वेरी फ्री, दे आर वेरी फ्रेंडली, और वो आप कह लें कि मतलब एक ना ऐसे बच्चे होते हैं कि सबको खुश करने वाले और खुद खुश रहने वाले, इस तरह के होते हैं, ठीक। अच्छा, आई होप एवरीवन इज विद मी, यू आर गेटिंग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब चाइल्ड डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस है जो यहाँ पे डिस्कस हुई है। तो उस मतलब हर जो स्टेज होती है उसमें कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ एक वर्च्यू आप कह लें कि वो सीख रहा होता है, तो पेरेंट्स का काम होता है कि वो उसको उस मामले में सपोर्ट करें। जैसे 0 to 1 ईयर जो है, उस टाइम बच्चा क्या सीखता है कि वो होप, उसके अंदर एक उम्मीद होती है सेफ्टी की, यस ये मेरे मतलब मुझे ये सेफ रखना, ठीक है। और उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हो रहे होते हैं उस एज में, फीडिंग होती है, अटैचमेंट होती है, और उसके बाद प्लेइंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, ये भी 1 साल में हो जाता है, ठीक। फिर जो नेक्स्ट आते हैं वो है 2 to 3 ईयर्स में, उसको हम टॉडलरहुड की जैसे एज कहते हैं। तो वहां पे वो क्या वर्च्यू सीख रहा होता है, वो होता है विल, यानी बच्चे की अपनी एक विल डेवलप हो रही है, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स उसकी जिंदगी में हो रहे होते हैं, वो वॉकिंग हो रही होती है, ग्रास्पिंग हो रही होती है, मे बी टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही होती है, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। और बच्चा जो है साइकोलॉजिकल क्या होता है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीख रहा होता है, ठीक। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 to 5 ईयर्स के दरमियान होता है। उसमें बच्चे को थोड़ी थोड़ी सेंस ऑफ पर्पस आती है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है।
और उस वक्त उसके रिलेशनशिप्स एक्सटेंडेड फैमिली में वो जाना शुरू करता है और ड्रेसिंग अपना शुरू करता है, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करता है। तो ये सारी हो जाती है इस स्टेज पे, ये कि बच्चा क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो अगर पेरेंट्स थोड़े हार्श हो जाएंगे ना उसको डिसिप्लिन करने में, तो बाद में ज़रा मसला हो जाता है। तो इसलिए ये जो टोटल हुड वाले इन्होंने बताई हैं चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनको उनके फिजिकल वर्ल्ड को स्ट्रगल करने दें, उनको कोशिश करने दें, उनको एक्सप्लोर करने दें। ठीक है, ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ वन थिंग कि बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में ना घुस जाए या ये वो ये सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दें अपने इन्वायरमेंट को, तो वो सीखेंगे। डिसिप्लिन अभी ना करें, डिसिप्लिन की एज वैसे भी एज अ इस्लामिक भी रूलिंग्स हैं, 7 साल के बाद से थोड़ी 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 करके चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स, जो कि 6 to 12 ईयर्स के होते हैं, और इसमें जो है बच्चा कॉम्पिटेंस सीखता है, बच्चा मे बी स्कूल गोइंग हो जाता है, वो देखता है दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करना है, वो देखता है फैमिली बॉन्ड्स क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, लर्निंग उसकी अच्छी होती है, वो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखता है। उसके बाद एडोलेसेंस की जो एज आती है 13 से 18 साल तक जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बच्चा सीख रहा होता है, रिलेशनशिप। ठीक है, उसके फिडेलिटी टू अदर्स, जैसे हम कहें कि आप वफा शादी वगैरह सीखता है, बच्चे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं और फिर कहते हैं कि हम अपने फ्रेंड का सीक्रेट आपको नहीं बताएंगे, तो दे स्टार्ट लर्निंग एट दिस एज कि हमने किसी के साथ फेथफुल रहना। ठीक, उसके बाद फिर लेट एडोलेसेंस आती है जो कि 18 से 24 साल, और उसमें फिर वैल्यूज बच्चा सीखता है, इनकलकेट करता है। फिर उसमें उसके बाद अपनी फैमिली वगैरह, जिस तरह मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा, ये सारी चीज़ें फिर साथ चलती रहती हैं। और फिर उसके बाद का जो 24 से 34 ईयर्स है, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपका लव आता है, आपकी ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन आती है, मैरिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चे समझ आते हैं, और वो फिर अपनी फैमिली को मतलब स्टार्ट करना शुरू करते हैं, और ये सारी चीज़ें। तो यू सी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हर एज का, हर जिस फेज से बच्चे गुजर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई वो चीज़ सीख रहे। चिल्ड्रन ऑल लर्निंग ऑल द टाइम। और इससे मुझे एक और बात याद आ गई है, लर्निंग ऑल द टाइम एक बुक है, तो बाद में हम कभी लेक्चर करेंगे स्पेशली फॉर होम स्कूल में। अच्छा जी, अब आगे, अब यहाँ तक तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि इस्लामिक आइडियोलॉजी हमने देखी, फिर हमने देखा कि पॉजिटिव डिसिप्लिन और इस्लाम कैसे एसोसिएट होते हैं, फिर हमने देखा कि चाइल्ड के टेम्परामेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर उसकी पर्सनालिटी की इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती है, फिर हमने उसके डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी उसमें देखा कि वो बच्चा क्या सीख रहा होता है। अब एक एक सेक्शन इस बुक का खत्म हुआ है, अब जो अगला सेक्शन है, इट्स वेरी लॉन्ग और पूरी बुक उसी पे ही है, वो है कि कौन से पॉजिटिव टूल्स हैं जो आप अपनी तरबियत के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द हेल्दी और लॉन्ग लविंग नर्चरिंग, के बच्चे की ये सारी जो तरबियत जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात हम कर लेते हैं जी, एक रूल जो आपने जहन में रखना है, वो सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया, नो कैरेट एंड स्टिक्स। ठीक है, मतलब जिस तरह वो खरगोश को दिखाते हैं ना, या तो उसको गाजर दिखाते हैं, उसको अपने पीछे पीछे चला लेते हैं, या फिर उसको एक डंडा मार के रोक देते हैं कि उसने ये काम नहीं करना। तो आपने अपने एक जो पॉजिटिव डिसिप्लिन का टूल है कि ये चीज़ नहीं करनी, पनिशमेंट नहीं देनी। आई होप कि बहुत सारी मदर्स यहाँ पे कह रही होंगी कि ये क्या, क्यों भाई। ठीक है, तो असल में जो बहुत सारे रिसर्चेस इसके बारे में है कि पनिशमेंट करती क्या है, कि पनिशमेंट जो है वो प्रॉब्लम से बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट कर देती है। ठीक है, तीन मेन चीज़ें होती हैं जब पनिश हम बच्चे को करते हैं, तो उसके जो ब्रेन को मैसेज होते हैं, सबसे पहले वो क्या फील करता है, रिजेंटमेंट। ठीक है, वो कहता है दिस इज अनफेयर, आई कैन ट्रस्ट अडल्ट। फिर वो रिवेंज का सोचता है, अच्छा अभी मुझे रोका है, नेक्स्ट टाइम देखना मैं क्या करती हूँ। ठीक, फिर वो रेबिलियन, ये भी उसी में आता है, रिवेंज में ही आता है। और फिर रीट्रीट में हो सकता है कि बच्चा बिल्कुल स्नीक कर जाए, बिल्कुल आपसे छुप जाए, कोई आपको बताए ना कि क्या कर रहा है। और दूसरा ही हो सकता है कि इसकी सेल्फ एस्टीम रिड्यूस हो। ठीक है, तो पनिशमेंट वैसे भी जो है वो इस तरह से अफेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को कि बड़े होकर जो है, इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जिन बच्चों को रेगुलर पनिशमेंट मिली जाती है, और पनिशमेंट को एक इम्पोर्टेंट टूल जिनकी ज़िंदगी में वो शामिल होता है, तो बच्चे कैसे कैसे बन सकते हैं अडल्ट होके। सबसे पहले जो उन्होंने लिखा है कि टेस्टर, कैसा बच्चा फिर दूसरों को टेस्ट करता है कि मैं देखूं किस हद तक मैं कर सकता हूँ इनके साथ कुछ बुरा या जो भी। या तो वो एवेंजर बन जाता है, ठीक है, कि वो अपना पेनफुल जो चाइल्डहुड है उसका बदला बड़ों से लेना चाह रहा होता है। या फिर वो बिल्कुल मीक सा, बिल्कुल डरपोक सा बच्चा बन जाता है कि बस कोई उसको बुली भी कर रहा है तो इट्स ओके फाइन।
फिर या वो बुली बन जाता है, लोगों को बर्दाश्त करता रहता है कि उसको बचपन से ही कुछ पड़ी होती है। यू सी, मतलब इट्स अ वेरी बिग इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट, हमें ये नहीं समझ आती। उसकी तरफ हम आते हैं, थ्रेट्स और ब्राइब्स की तरफ भी हम आएंगे, ठीक है। अभी हम पनिशमेंट की बात करते हैं। तो बुली हो सकता है बच्चा, और फिर अंडर कवर बच्चा होता है कि वो अब अडल्ट को अपने बारे में कुछ बताता नहीं है, ठीक। तो पनिशमेंट के ये 3-4 जो हैं वो आप कह लेंगे नुकसानात हैं, जो कि उस टाइम पे नहीं पता चलते। उस टाइम पे हमें पेरेंट्स को भी नहीं पता चलते, बच्चे को भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है। लेकिन ये कि अब आप लोग, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अब आप अपने जहन में दोबारा वो रिपीट करें कि आप कैसा गोल आपने अपने बच्चे को, क्या करेक्टरिस्टिक्स आपने जो है वो रखे हुए थे अपने जहन में, ठीक है। उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपने ये सोचा है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर खुद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करे, कॉन्फिडेंट हो, उसको अपनी जिंदगी की मतलब मुश्किलात फेस करना सीखे। तो उसके लिए आप आज क्या करें, ठीक है। एक एग्जांपल जो इस बुक में मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि बच्चे ने सपोज कुछ गिरा दिया है, पानी गिरा दिया या दूध गिरा दिया, तो आप उन मिस्टेक्स को, अभी आगे हम इसमें और डिटेल पढ़ेंगे, आप उसको देखें कि फौरन अगर हम उसको डांटना या शेम करना शुरू कर देंगे तो बच्चा बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी कि क्या करना है। हाँ, अगर आप उसको गिर गया ना पानी, इट्स ओके, अब गिर गया, आप जाए उसे बताएं कि ये गिर गया है, इट्स ओके, मिस्टेक हो गई है, लेट्स क्लीन इट अप, हम मिलकर इसको साफ करते हैं, ठीक है। जब आपका रिएक्शन जब काम होगा ना, तो बच्चे के दिमाग की विंडो खुल जाएगी कि ओ अच्छा, गलती हो गई है, तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप जो आपने नहीं करना वो है रिवॉर्ड। अब यहाँ पे सब हंसते होंगे कि रिवॉर्ड जो है वो हम क्यों ना दें, बच्चों को अप्रिशिएट करना है, इंकरेज करना है। तो एक चीज यहाँ पे ज़हन में याद रखें कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली कोई टेंजिबल रिवॉर्ड जो नजर आने वाले, कि बच्चे ने अच्छा काम किया तो मैं चॉकलेट दूंगी, या बच्चे ने अच्छा काम किया तो मैं ये करूंगी, तो वो इंटरनल मोटिवेशन को खत्म कर देते हैं। बच्चा हर दफा अच्छा काम सिर्फ इस नियत से करेगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपने देखा कि इस्लाम में नियत का कितना बड़ा किरदार है। तो अगर हमने बच्चे की अच्छाई, हर बच्चा फितरत से पैदा हुआ होता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, उसके अंदर अच्छाई का भी जज्बा है, उसके अंदर बुराई का भी है, लेकिन डोमिनेंट अच्छाई होती है बच्चों में। तो अगर हमने उसकी अच्छाई को सिर्फ इस तरह उभारा कि भाई हर हर अच्छाई करने पे हम उसको कोई इनाम दे रहे हैं, हर अच्छाई करने पे उसको हमेशा कोई ना कोई मिल रहा है, या तारीफ, इवन प्रेज का भी अभी आएगा नेक्स्ट हम देखेंगे, हर अच्छाई पे उसको कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर उसकी इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। हम उसको आप कह लें कि रिवॉर्ड आर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अ टास्क। वो बस सिर्फ उस वक्त अच्छा उसका दिल कर रहा होगा अगर वो चीज लेने का, तो फिर तो वो काम करेगा, और अगर नहीं तो फिर जरा मुश्किल है, ठीक है। और दूसरा ये कि रिवॉर्ड्स जो है ना, वो दूसरों के ऊपर बच्चे की डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं। मतलब सपोज कोई काम करवाना है, तो वो बच्चा कहेगा कि अच्छा अब जब तक ये मुझे इनाम देंगे तो मैं ये करूंगा। तो इस तरह के इंसेंटिव्स वगैरह को अगर आप अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सिंपल एक प्लेयरफुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जो बच्चे की फितरी सलाहियत को, या उसके अंदर जो फितरी अच्छाई करने का जज्बा है, आप वो रखें। रिवॉर्ड का ऑल्टरनेट है, आप मतलब हर हर दफा बच्चे को, चले मैं अभी आप पे डिस्कशन ये कर लेते हैं, वैसे आगे है। अच्छा, क्या ऐसा है कि हम क्वेश्चंस एंड पे ले लें, अगर इफ यू पीपल वांट, कि वो फिर बीच में ना एक रिदम ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आई विल रिप्लाई टू द क्वेश्चंस इन द एंड इंशाल्लाह। अभी मैं एक रिदम से चल रही हूँ बुक का, तो फिर वो बीच में वाइट हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि एंड तक आप काफी सारी बातें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स जो है क्या करते हैं कि वो आपकी थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि वो आपको मतलब दूसरों पे डिपेंड करवाते हैं और आपकी इंटरनल मोटिवेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आता है इशू ऑफ कंट्रोल। देखिए, आप खुद से एक सवाल दोबारा यही पूछें, आप देखें क्या आपको क्या लगता है, आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, ये जो अल्लाह ताला वाला सवाल है ना कि अल्लाह ताला भी अच्छाई पे रिवॉर्ड देते हैं, इसका मैं मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे जवाब ये दिया था कि देखें, अल्लाह ताला ने जो रिवॉर्ड्स है ना, वो पूरी जिंदगी के बाद रखे हैं, ठीक है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने रिवॉर्ड जो जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारी पूरी जिंदगी के अमाल पर मुहित है, और फिर फाइनली हमें जाके रिवॉर्ड मिलता है। अल्लाह ताला ने हर छोटी छोटी बात पे हमें इनाम कोई नहीं दिया हुआ दुनिया में, और ना वो टेंजिबल्स है कि हमें नजर आते हैं, ठीक है। हम कोई नेक काम करते हैं तो हमें ये है कि हाँ इन द एंड हमें ये सब मिलेगा। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है।
तो अगर हम और दूसरे कि अल्लाह ताला तो मतलब अलीम है, खबीर है, वो बंदे को हर तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये इसको दे दूँ। लेकिन आप बच्चे को अगर हर चीज़ पे उसको नज़र आ रहा है सामने एक रिवॉर्ड, तो फिर वो मतलब जब रिवॉर्ड नहीं होगा तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ठीक है? अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, ये कितना आपके इख्तियार में। ठीक है? तो देखिए रिलैक्स मदर आप लोग रिलैक्स रहा करें कि मतलब हर चीज़ हम बच्चे की कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ना ही हम बच्चे को इस दुनिया से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेंगे ना चाहते हुए भी। यू हैव टू एडमिट दिस फैक्ट। हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उसे सोसाइटी में निकलना है, उसकी इन्वायरमेंट अफेक्ट करती है, उसके जेनेटिक्स अफेक्ट करते हैं उसको, उसका बर्थ ऑर्डर अफेक्ट कर रहा है, उसका कल्चर अफेक्ट कर रहा है, उसके पीयर प्रेशर उस पर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस बच्चे को बना रही होती हैं। आपने एज अ पेरेंट क्या करना है? ये क्या ज़्यादा टाइम हो गया? सॉरी, ओके। अभी तो फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन चलें ठीक है। अच्छा, अब जो पॉजिटिव डिसिप्लिन के टूल्स थे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। कुछ बच्चों के लिए मतलब वो करने क्या क्या है कि सबसे पहले कि एक्ट विदाउट अ वर्ड। ठीक, बच्चे जब बहुत ज़्यादा नसीहतें सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। ठीक, तो इससे बेहतर है कि आप अपने इशारों से या बॉडी लैंग्वेज से सपोज आए हैं स्कूल से बैग नहीं रखा तो आप बजाय इसके कि बैग उठाओ क्या कर रहे हो तो मैं कितनी दफ़ा कहा है कि बैग यहाँ ना रखा करो, तो आप कहते हैं बैग उसकी जगह पे। ठीक है, सिंपल एक वर्ड का आप ये कहते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड जो टूल है वो एग्रीड अपॉन डेडलाइन। सही है कि जो कोई काम करना है जैसे बेड टाइम है उसका असूल रखा हुआ है, पहले से बता दें कि बेटा ये टाइम बेड है, कहीं गए हुए हैं बच्चे गेम्स में मसरूफ हैं, शॉपिंग में, हम बता दें कि 10 मिनट रह गए हमने मूव करना। ठीक है, तो उसके बाद 10 मिनट के आपने मूव करना। तीसरी चीज़ है कि बच्चे क्योंकि बार बार कहते हैं कि मतलब वो जब थोड़े से बड़े होते हैं लाइक 3 to 5 ईयर्स के बच्चे भी, एक बहुत बड़ी जंग पेरेंट्स की बच्चों के साथ ये हो रही होती है कि उनको ले गए हैं ग्रोसरी स्टोर पे, अब समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। तो इसके लिए जो इधर प्रैक्टिकल सजेशंस दी हुई है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 3 साल तक का जो बच्चा है उसको तो आप मतलब कोशिश करें कि ना लेके जाएं ग्रोसरी स्टोर पे इफ इट्स पॉसिबल, और अगर लेके जाना है तो फिर बता दें कि बेटा आज सिर्फ घर की चीजें आएंगी, जिस दिन उसके टॉय की बारी है, जिस दिन उसके जंक फूड की बारी है, वो भी आप पहले से बता दें, लिख के रखें, रिपीट करें, बच्चों को बार बार बताएं, दे विल लर्न। और ये मैं आपको एक पर्सनल अपनी चीज़ बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये प्रैक्टिस किया और मेरी बच्चियाँ अब जाती हैं मेरे साथ, एक 5 साल की, एक 4 साल की, लेकिन जिस दिन नहीं लेना होता हमने जंक फूड या टॉय की बारी नहीं है, तो उस दिन वो जिद नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बाय प्रैक्टिस आता है, यानी कि पहले दिन में नहीं होता। ठीक है? अच्छा, उसके बाद है कि बी देयर। इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे एक्सप्लेन किए हैं, हम थोड़ा थोड़ा इनको करते जाते हैं। बी देयर है कि बच्चों की बात सुने, उनके साथ हमेशा मौजूद रहें आप, मतलब ये तो सब कहते हैं ना कि एक्टिव लिसनिंग और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये वाकई मैटर करता है। आप थोड़ा सा मतलब जस्ट इट टेक्स सेकेंड, 3-4 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा अगर आप अपना कोई काम छोड़ के बच्चों को अटेंड कर लें तो इससे ये कि ट्रस्ट बढ़ेगा, बच्चा आप सुनेंगे, बच्चे आपको सुनेंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। ठीक, तो इसमें पहले उन्होंने डिसकनेक्शन की एग्जांपल दी है कि डिसकनेक्शन, हम डिसकनेक्ट कैसे होते हैं बच्चों से, येलिंग एंड स्क्रीमिंग व्हाट यू हैव डन, चीख से एस्केप करते हैं, लेबलिंग चिल्ड्रन नेगेटिवली, तुम तो हो ही निकम्मे, तुमसे तो हो ही नहीं सकता, फिर गिल्ट ट्रिपिंग, देखा तुमने कैसे बिहेव किया है, मैं इतनी शर्मिंदा हुई हूँ सबके सामने। सही, तो अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं ना कि बच्चा करेक्ट करे, तो उससे पहले आपको कनेक्शन, कुछ दफ़ा उसकी गलतियाँ उनको आपको थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। एज़ अ पेरेंट मैं आपको, एज़ अ पेरेंट कोच भी मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी सारी माँओं को कि थोड़ा-सा अपने अंदर टॉलरेंस और मैथ्स होती है ना, ठीक है? स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, तो थोड़ा-सा बर्दाश्त करें। हर टाइम आपका घर साफ नहीं होगा, ठीक है? हर टाइम आप लश-फश चीज़ें नहीं होंगी, इधर बिखरी होंगी, सब कुछ हो रहा होगा। तो आपके बच्चे की इज़्ज़त-ए-नफ्स ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आपका घर साफ-सुथरा रहे। ठीक है? यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। हमने लोगों ने आना है, मेहमानों ने आना है और बच्चों का सत्यानाश हुआ हुआ है और जी घर लश-फश होना चाहिए। तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अगला वो कहते हैं कि कन्विंसिंग इज़ नॉट पेरेंटिंग।
ठीक, कि आपने बच्चे को कन्विंस नहीं करना है किसी बात पे, ऐसा नहीं होता। वालिदैन समझते हैं कि कन्विंस कर सकते हैं बात कर करके, लेकिन ये सच नहीं है। बच्चों की अपनी कोई ना कोई से होती है। आपने क्या करना है, बच्चे की सुननी है, अपनी सुनानी है, वजूहात डिस्कस करनी है और उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब अक्सर ये जो टॉडलर्स होते हैं ना, ये बड़े मतलब ये जो एज होती है, इट्स वेरी काइंड ऑफ टफ होती है, समझ नहीं आती। लेकिन ये कि बच्चों से कोई काम करवाना, जैसे कोई पूछ रहा था ना कि बच्चों से कोई काम कराना हो तो क्या करें? तो ये एक उसके लिए बहुत अच्छी टिप है। क्यूरोसिटी क्वेश्चंस पूछें आप, ठीक है? क्यूरोसिटी क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि जैसे क्यों, कैसे, क्या वाले सवाल बच्चों से करें। फॉर एग्जाम्पल ये कह देना, जाओ जाके होमवर्क करो अपना। इसकी बजाय आप ये कहें कि बेटे हमारे रूटीन में क्या है, अभी किस चीज़ का वक्त हो रहा है, ठीक? या हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं? जब आप इस तरह के सवाल करेंगे ना बच्चों से, तो उनका दिमाग सोचने पे मजबूर होगा कि हाँ यार, क्या करना था अभी। तो फिर आप कह सकते हैं कि इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। आई नो इट्स नॉट एन ईजी, हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने मैंने ये किताब पढ़ ली है या आपने पढ़ ली है तो आप सब कुछ कर लेंगे। इट नीड्स प्रैक्टिस। लेकिन छोटे छोटे टूल्स हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगे। फिर दूसरा ये कि बच्चों को हम अक्सर जो है वो देखते हैं कि इसका बिहेवियर बुरा है, ठीक है? बिहेवियर पे हमारा फोकस होता है, लेकिन उसके पीछे जो उस बेचारे बच्चे के साथ हो रहा होता है, उस पे हमने कभी नहीं किया होता, फोकस नहीं किया होता, ठीक है? तो अगर आप सपोज बच्चे की कोई नीड है जो पूरी नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल अटेंशन, बच्चा अटेंशन चाहता है ना, हर बच्चा चाहता है। अगर माँ बाप नहीं देंगे तो फिर उसका बिहेवियर खराब होगा। तो वो फिर ऐसी हरकतें करेगा कि आप उसको तवज्जो दें। वो बच्चा आराम से खेल रहा है, आपने उसको देखा नहीं, उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जैसे ही बच्चे ने चीखना चलाना शुरू किया, आप माँ भी आ गया, बाप भी आ गया, दादू भी आ गए, सारे आ गए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या तुम इस तरह कर रहे हो, चुप करो, ना चीखो। तो बच्चे फिर ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि ओ अच्छा, मतलब इस तरह चीखने चलाने से तो सारे ही मेरे पास आ जाते हैं, बहुत जबरदस्त, इट्स अ वेरी गुड टूल कि मैं चीखूं चिल्लाऊं कि मुझे अटेंशन मिलती है। तो जब बच्चे को अटेंशन ना दी जा रही हो, जब वो अच्छा बिहेव कर रहा है, तब अटेंशन नहीं मिली होती, तो फिर वो बुरा बिहेव करके आपकी अटेंशन आपसे लेगा, ठीक है? उसके बाद है कभी-कभी जब बच्चों की पावर होती है, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी भी बच्चों को देनी चाहिए। जब वो पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर वो व्हाइनिंग और फिर उनके टेंट्रम्स और ये सारा कुछ वो शुरू हो जाता है। उसके लिए एक छोटे से टिप ये है कि जब भी आप सपोज आपने सुबह ब्रश तो कराना है ना बच्चे को, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्रोएक्टिवली माइंड सोच लें। वो कहें कि जी बेटा आप आपको थोड़ी मैं ब्रश कराऊँ या आप खुद करें? ठीक है? गिव देम चॉइसेस, ठीक? कोई भी काम करवाना है उससे थोड़ी-सी बच्चों को ऐसी चॉइसेस जो दोनों आप पूरी कर सकते हैं। ये ना हो कि आप ऐसी चॉइस दे दें जो आप खुद भी पूरी ना कर सकती हो, तो फिर आप आपका इमेज खराब हो जाएगा बच्चे की कि ये तो झूठ बोल रही है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ट्रस्ट नहीं, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब अगला रूल भी बड़े मज़े का है कि डिसाइड व्हाट यू विल डू, ठीक? कोई बहस की ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। आपने क्या करना है, आपने ये डिसाइड कर दिया। खिलौना नहीं लेके देना आज, जस्ट से बेटे आज नहीं लेके देना। उठा लें बच्चे को गोद में, वो रोला डाल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, चीखें मार रहा है, ड्रॉप स्टोर से बाहर आ जाए, बाद में कर लें ड्रॉप, लेकिन डिसाइड व्हाट यू विल डू। ऑफ कोर्स आप पेरेंट्स से हर चीज़ तो नहीं लेके दे सकते, लेकिन इस सारे प्रोसेस में अगर आपने येलिंग कर दी, अगर आपने बच्चे को शेम कर दिया, बच्चे को आपने लेबल कर दिया, तो फिर मसला हो जाता है, फिर बच्चे सीख नहीं पाते, ठीक है? और जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, जैसे 2 साल से 2 साल के पहले ये वो कभी-कभी रोना शुरू करते हैं, चुप ही नहीं होते, तो उसके लिए एक रूल है कि डिस्ट्रैक्शन, बच्चे को कुछ और चीज़ दें, कोई भी और चीज़ दे दें। सॉरी नाहीद, आपका क्या सवाल है? मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या रूल है कि डिस्ट्रैक्ट कर दें उनको। अगला जो रूल है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है कि आपने बात शुरू करनी है अपनी फीलिंग से, कि मैंने महसूस किया, आई नोटिस्ड कि ये हो रहा है, मुझे इस तरह बुरा लगा। मतलब बच्चे को नहीं कहना कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये जो फिंगर होती है ना, ये पॉइंट नहीं करना, ठीक है? तो उसके लिए फिर यही है कि आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करेंगे तो बच्चा जो है वो आपस में आ जाएगा, मतलब वो आपको बता सकेगा। अच्छा, अब एक और बड़ी चीज़ है पॉजिटिव डिसिप्लिन में कि आपने बच्चों को इनेबल करना है, सॉरी इनेबल नहीं करना, एम्पावर करना है। इनेबलिंग की मैं आपको 2-4 मिसालें देती हूँ, आई होप फिर आपको समझ आएगी। इनेबलिंग का मतलब है हर चीज़ आपने बच्चे की खुद करनी है और उसको जो है वो मफलूज करना है, ठीक?
सपोज बच्चा अपना बैग उठा सकता है, इस काबिल है कि वो बैग उठा सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने कंधे में डाल के जो है वो गाड़ी में रख के आप, ठीक, तो ये आप उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो खराब कर रहे हैं उसकी लर्निंग के लिए। फिर बच्चा जो है वो आप उसको ये हमने बता दिया कि डिनर 9 बजे है या 8 बजे है और वो नहीं आया खाने के लिए और ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार वो नहीं आ रहा खाने के लिए, तो आप उस टाइम पे डिनर उठा देंगे। अगर उसको बाद में भूख लगती है तो आप उसको, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए, उसको 6 से ऑनवर्ड बच्चों के लिए, उस टाइम पे भूख लगी है तो आप उसको कहेंगे कि आप खुद बना लें, मतलब कोई हेल्थी चॉइस उसको दे दें, खाना का टाइम देगा। आई नो एज अ मदर ये बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें तो टेंशन होती है बच्चा खाएगा क्यों नहीं खाएगा क्यों नहीं, लेकिन 1 2 3 दफा करें तो बच्चों को बात समझ आती है। अच्छा, आप किससे पूछा था ना कि हम क्या करें अगर रिवॉर्ड भी ना दें, ये ना करें, तो इनकरेजमेंट वर्सेस प्रेज, ये तो आपको हमारे, अगर आप सीरत पढ़ें तो भी हमें महसूस होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की मुंह पे तारीफ नहीं की थी, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खूबियों को वो किया था, इनकरेज किया था, ठीक है, और आप वसल्लम को पहचान जाते थे कि इसमें ये खूबी है, ये खूबी है, तो उसके मुताबिक उनको टास्क देते थे। तो ग्रोथ माइंडसेट अगर होगा ना तो हम बच्चे की प्रेज नहीं करेंगे। प्रेज जो है वो ज़ाहिर है हम समझते हैं कि शायद बच्चों को प्रेज करें तो वो इनकरेज नहीं, प्रेज और इनकरेजमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे एक मिसाल से आपको बताती हूँ कि बच्चे ने एक बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है, ठीक है, तो अब आप उसकी तारीफ में जी आसमान के था वो क्या कहते हैं कलावे बना मिलाना शुरू कर दे, ओ माय गॉड यू आर वंडरफुल आर्टिस्ट, तुम तो क्या चीज हो, बस ये आपने उसकी प्रेज की है, जो कि आपने उसके नफ्स को खराब किया। हाँ, अगर वो आपके पास लेके आए तो आप कहें हाँ माशाल्लाह बड़ा प्यारा दरख्त बनाया है, ये दरख्त को आपने कैसे किया, मतलब आपने बच्चे की तारीफ नहीं करनी, बच्चे के काम की तारीफ करनी है। एंड सेम अप्लाइज विद एवरीवन, किसी भी इंसान की, हमारे पैराडाइम में, हमारी शरीयत में इंसान की मुंह पे तारीफ करना इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो बच्चों के साथ भी हमने यही करना है कि बच्चे की तारीफ नहीं करनी बल्कि उसकी एफर्ट्स की तारीफ करनी है। अगला टूल है आई टू आई, यानी जब अच्छा चलिए ऐसा करते हैं कि टाइम काफी हो गया, अभी तो काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस नहीं हुई इस बुक की, क्योंकि इट्स अ डिटेल थिंग और ये सारा मतलब वो करना था। अगर हम एक और सेशन इस पे रख लें तो हो सकता है। अब सुबह मुझे आप बताएंगे कि मैं कंटिन्यू करूं या बस इसको रैप अप करूं। ये हम अलग सेशन रख सकते हैं, मतलब ये घंटे का हमने कहा था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है हम हाफ वे भी नहीं पहुंचे इस बुक की, बिकॉज क्योंकि अच्छा सेशन इज अबाउट टू एंड। चलिए ठीक है, हमने अभी यहाँ तक रूल्स पढ़े थे, एक लास्ट रूल हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है कि जिस तरह समझ नहीं आ रही होती ना कि बच्चों के साथ करना क्या है, तो आप 3 साल के बच्चों से लेके 10 साल के बच्चे तक एक रूल है फैमिली मीटिंग का, ठीक है, ये लास्ट मैं इसको डिस्कस करती हूँ, फिर अगर टाइम मतलब हुआ तो हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे। हाँ अभी ज्यादा लंबा हो जाएगा, वेरी गुड, ये आप सही कह रही हैं, मेरी भी जो बच्चियां हैं वो दे आर डूइंग समथिंग। अच्छा, फैमिली मीटिंग्स है, फैमिली मीटिंग्स क्या है कि आप छोटे बच्चे हैं 3 साल से ऊपर हैं तो उनको और सबको पता हो कि एक दिन हफ्ते में एक दिन कर लें या 2 हफ्ते में 2 दिन कर लें, एक टाइम रखें जिस पर सारी फैमिली इकट्ठी हो, ठीक है, और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह हो कि आए मिले, तो नंबर 1 इन्होंने लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट सर्कल, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हैं आप, हाल चाल पूछें, ये कर लें। दूसरा फिर एजेंडा आइटम, ठीक है, एक डायरी बना ले और ये बनाए, मतलब ये सिर्फ अल्फाजी किताबें ना रखें, ये चीजें आप करें, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको चेंज महसूस होगा, वरना सिर्फ सुन लेने या सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक और बात मैं अपनी सारी प्यारी माओ को ये कहूंगी कि आपने बहुत एफर्ट करके आप लोग माशाल्लाह आती हैं, सुनती हैं, कोशिश करती हैं, अपने आप को कमतर मत समझिएगा, सारी चीजें आप एक वक्त में नहीं कर सकेंगी, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप, सारे टूल्स एकदम अप्लाई नहीं करने, जो मसला ज्यादा बढ़ रहा है ना उससे रिलेटेड टूल आपने अप्लाई करना है। तो ओके ओके, तो फैमिली मीटिंग्स में क्या करना है कि आप जब आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट करना है, दूसरा आपने एजेंडा आइटम्स रखना है कि हमने डिस्कस क्या करना है, ठीक है, हर दिन का या हर वीक का आप रखने क्या चाहिए करना है। सपोज 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि बड़ी लड़ाई हो रही है बहन भाइयों में, तो आज का एजेंडा ये होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज आपने रखनी क्या है, डिस्कस फ्यूचर प्लान। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सारी फैमिली मीटिंग में और सारे फ्यूचर को डिस्कस करने से आपने करनी है वो है कि आपने ब्लेमिंग अवॉइड करनी, किसी भी चीज को, बहन भाई लड़ रहे हैं, किसी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की,
तो आपने क्या करना है कि आपने ब्लेम नहीं करना। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, नॉट द चाइल्ड और नॉट द फैमिली मेंबर। कि मसला 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 है, बच्चा मसला नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में कि मसले को हम साइड पे रखते हैं और ऐसी की तैसी कर देते हैं हम बच्चे। तो ये आपने नहीं करना। ठीक है, तो 3 चीजें करनी है, फटाफट हम करते हैं। 3 चीजें करनी है, आवाज क्यों नहीं आ रही भाई। 3 चीजें करनी है फैमिली मीटिंग्स में। कॉम्प्लीमेंट करना है, पहले मिलना है एक दूसरे को अच्छा सा। ठीक है, फिर दूसरा आपने एजेंडा आइटम्स रखने हैं, तीसरा आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग या फ्यूचर प्लान को डिस्कस करना है। ठीक है, एक हफ्ते में अगर कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही तो उसको आप दूसरे हफ्ते पे लेके जाएंगे एंड देन तीसरे हफ्ते पे लेके जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो इंशाल्लाह आपकी इन चीजों को रेफर्स को कबूल करें। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज के फॉलो थ्रू। कोई रूल बना दिया है आपने, ठीक है, कोई रूल आपने बना दिया है, बच्चे को बता दिया कि ये टाइम ये करने का है, ये टाइम ये करने का है, तो ये नहीं कि एक दफा आपने बता दिया बस आप हाथ पे हाथ धर के बैठे, आपने उसको फॉलो थ्रू करना है। ये बच्चों को ताकि पता हो कि मामा या पापा चेक रख रहे हैं, उनको पता है कि नहीं फॉलो किया तो नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस हो जाना। ठीक है, इस फॉलो थ्रू के क्या रूल्स हैं? आई मीन व्हाट आई से, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड द चाइल्ड एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई से। ठीक है, ओके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी नहीं बल्कि पता नहीं कौन सी नंबर नहीं मुझे याद, गेट अ लाइफ। ये स्पेशली माओ के लिए। ठीक है, कि हमारे बच्चे हो जाते हैं ऊपर नीचे और हमें कंघी करने का टाइम नहीं मिलता, हमें मूड होने का टाइम नहीं मिलता, हमारी सारी जिंदगी बच्चों के लिए रिवॉल्व कर रही होती है। इट्स फाइन, ड्यूटी है, लेकिन दिन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जो आपका दिल करता है, जिस चीज से खुशी मिलती है, वो जरूर करें। ठीक है, देखिए बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। बच्चे आपकी सारी जिंदगी आपके बच्चे नहीं है और ना कभी बनाइएगा अपने बच्चों को। मे भी बहुत सारी मदर्स जो है वो मेरे ऊपर हुए कर रही हूँ, लेकिन नहीं, बच्चे आपकी सारी जिंदगी नहीं है। यू आर स्लेव टू अल्लाह, यू आर नॉट स्लेव टू योर चिल्ड्रन और स्पाउस। ये याद रखिएगा। हम अक्सर हमारी जो कंडीशनिंग हुई हुई है ना, हम पाकिस्तानी वुमेन्स की खास करके शोहर खुदा हो, मजाजी खुदा है, ये वो है, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। या बच्चों के लिए जिंदगी रोल दी, रोलना नहीं है मेरी प्यारी बहनों, मेरी माओ प्यारी, रोलना नहीं है खुद को। ठीक है, स्टे फर्म, स्टे स्ट्रॉन्ग। आपने रोलना बिल्कुल भी नहीं है खुद को, अपने लिए वक्त जरूर निकालें। सपोज मेरा दिल करता है कि जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मेरा दिल करता है एक अच्छी सी किताब मेरे पास हो, चाय का एक मग हो और कोई बंदा मेरे पास ना आए, तो आई हैव द राइट, मेरा हक बनता है, मैं इतना टाइम तो निकाल सकती हूँ ना अपने लिए। अगर सपोज कोई भी नहीं है मदद करने के लिए, हस्बैंड तो होते ही है ना, उनको कहें भाई 10 मिनट आप रख लें, मुझे नहीं। ठीक है, मी टाइम इज वेरी नेसेसरी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स एंड फॉर होल फैमिली। और यही बात बंदों के लिए भी है, बंदे बेचारे ऑफिस से आए, फिर घर की ग्रॉसरी करें, फिर बेगम को भी टाइम दे, बच्चों को भी टाइम दे और सुबह फिर हाथ मुंह धो के चले जाए, उनको भी कहें कि भाई दिन में कुछ टाइम आपने अपने लिए भी निकालना है, और ये उसमें ये सोशल मीडिया यूज ना हो। ठीक है, कोई ऐसा टाइम हो कि जिसमें आप वो कर लें। और इन्होंने बहुत अच्छी एक बात की हुई थी कि मतलब मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन अ लाइफ ऑफ पर्सनल परसूट अलोंग विद योर कमिटमेंट्स टू योर फैमिली। यानी बच्चों के सामने आप मॉडल करें कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, और मेरे अपना अब करियर नहीं है, एटलीस्ट तो कुछ और तो है ना अपना। हमारा मुसलमानों के लिए क्या है, सबसे ज्यादा अल्लाह की रजा है, तो उसके लिए आप कोई सोशल वर्क कर लें, कोई वॉलंटियर कर लें, कोई आप इस तरह की चीज कर लें जिससे आपको पर्सनली खुशी मिलती है। और इस्लाम में बिल्कुल भी ये मना नहीं है, इस्लाम ने बिल्कुल नहीं ये कहा कि आप बच्चे हो जाएं तो अपना आप बिल्कुल भूल जाए। ठीक है, अच्छा अब टॉडलर्स के लिए एक और छोटी सी टिप है। आई एम सॉरी आई एम टेकिंग सो लॉन्ग, लेकिन ये कि बड़े मजे की बुक है और अभी ये आधी भी नहीं हुई। मैं डॉक्टर जुबिया से कह के वी कैन हैव सम अदर सेशन। ठीक है, अगला एक छोटे बच्चों के लिए एक टिप है कि माओ को लगता है ना कि बहुत खिलारा डाल दिया बच्चों ने। ठीक है, तो आप क्या करें कि ग्रैब ऑल बॉक्स बना लें। ठीक है, एक बास्केट ले लें या कोई बड़ा सा जैसे ग्रोसरी बैग्स होते हैं वो शॉपर वगैरह वो ले लें, और बच्चों को बताएं कि बेटा खेल के बाद या जब दिन आप वाइंड अप कर रहे हैं अपना, तो अगर मुझे कोई चीजें बिखरी भी नजर आई, यानी उस जगह से हटी हुई नजर आई, तो मैं वो उठा लूंगी और वो इस बैग में चली जाएंगी। इस बैग में चीजें जाने के बाद क्या करना है वो मैं बताऊँ, हो सकता है मैं आपको वापस ना करूँ। ठीक है, हो सकता है कि वो मैं आपको 2 दिन बाद वापस करूं, या हो सकता है कि वो मैं किसी को दे दूं। तो ये आपकी चॉइस होगी, उस बॉक्स में जो चला जाएगा तो बच्चे थोड़ा सा फील करेंगे कि हाँ हमने चीजें समेट के रखनी है, हमने और ये देखें आप, ये पॉजिटिव डिसिप्लिन, आपने कोई धमकी नहीं दी, आपने कोई शेम नहीं किया, आपने कोई गिल्ट बच्चे में नहीं डाला, बस एक रूल बनाया है कि ठीक है बेटे चीजें बिखरी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड ना निकस, वेरी गुड इफ यू डू दिस। ठीक है,
अच्छा, अगला जो है वो है हग्स व्हेन अपसेट और व्हेन नॉट। जरूरी नहीं कि जब बच्चा रो रहा है तभी आप उसको उठा के गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, चुप कराएंगे। जब बच्चा हंस रहा हो तब भी उसे उठाएं, ठीक है। जब बच्चा हंस रहा हो तो भी उसे बिठाएं, पर जब मतलब एक जफ्फियां कहनी चाहिए ना, एक जादू की जफ्फी, वो सबको चाहिए होती है, बच्चों को तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो वो जफ्फियां 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 पत्तियां लगाते रहते हैं बच्चों को। इट्स वेरी गुड फॉर देयर इमोशनल, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बात कैसे शुरू करनी है बच्चे से। कोई गलती हो गई है तो बजाय ये कहने के कि तुमने ये कर दिया, उन पे पॉइंट नहीं करना, बल्कि आपने ये कहना है, मैं ये देख रही हूँ किताबें सारी बिखरी पड़ी हैं, मैं ये देख रही हूँ शूज रैक में नहीं है, मुझे लग रहा है मुझे बड़े उलझन हो रही है, ये जो चीजें बाहर बिखरी पड़ी हैं। मतलब आप खुद से बताएं, और आप यकीन करें कि बच्चे इतने मतलब बच्चों की फितरत में होता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश देखें, ठीक है। आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, और जब आप उनको ब्लेम और शेम से बचाएंगे ना तो दे विल डू इट, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है कि बच्चों को उनकी एज के मुताबिक जॉब दें, छोटी छोटी। जब बच्चों को उनको कोई काम देते हैं ना तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनमें आती है, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है कि हाँ ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों की एज के हवाले से आप उनको छोटी छोटी जॉब दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो कि मुझे भी बड़ी, वो शुरू में तो बड़ी मुश्किल लगी, लेकिन इट्स वेरी गुड टूल, वो है लेटिंग गो, ठीक है। सबसे मुश्किल है लेकिन ये बहुत जरूरी और बहुत फायदेमंद टूल है कि आपने हर बात पे बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, डिटेल में इतना नहीं जाते। फॉर एग्जांपल, लेटिंग गो की एग्जांपल्स हैं कि बच्चे को खुद खाने दें, जैसे भी वो खा रहा है, हमेशा गंद कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको खुद खाने दें, ठीक है। जब बच्चे इस उम्र को पहुंचे, सपोज 8 साल के, 9 साल के, तो उनसे उनको अपना नाश्ता खुद बनाना, ठीक है। फिर आप ये कि उनको, बच्चे को अपनी लॉन्ड्री भी करने दें, अगर वो कर रहे हैं तो उनको करने दें, मत बीच में टोके, हाँ ये क्या कर दिया। और एक बात याद रखिएगा कि बच्चे ने जब कोई काम कर दिया है ना, और आपको ऑब्वियसली वो तो बच्चे हैं ना, आप उनसे एक्सपेक्ट ना करेंगे बिल्कुल ठीक कर देंगे। बच्चे ने काम कर दिया है तो उसको फौरन उसके सामने उसकी करेक्शन ना करें। पोचा लगाया या डस्टिंग बच्चे शौक से करते हैं, तो अगर वो सही नहीं किया तो फौरन खुद से ना करना, नहीं नहीं यहाँ से सही नहीं हुआ, ये नहीं करना, ये उससे फिर वो डिमोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लेटिंग गो इज अ वेरी टफ, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि थोड़ी सी इंडिपेंडेंस बच्चों को दे। अच्छा, अब जो छोटे बच्चे हैं या जो थोड़े पिकी ईटर्स होते हैं, उनके लिए ये टिप है कि आप उनको लिमिटेड चॉइसेस दें, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल किसी बात पे नहीं आ रहे, कोई बिल्कुल भी नहीं सुन रहे वो, तो ये थोड़ी सी उनको ऐसी चीजें ऑफर कर दे। सपोज नाश्ते में अगर वो नहीं खा रहे, 2-3 चीजें ऑफर कर दे, अंडा फ्राई खाना है या ऑमलेट खाना है, मफिन खाने हैं या पराठा खाना है, पराठा खाना है या ब्रेड खानी है, मतलब ऐसी चॉइसेस जो वो खा रहे, ठीक है। सो ओके, दिस इज व्हाट देयर आर बहुत सारे टूल्स अभी हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन आई होप कि एक और सेशन हम करें तो इसमें कर सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि थैंक यू सो मच, आप मदर्स इतनी स्ट्रगल करके आई, आपने अपना वक्त निकाला। और ये मैं बुक आपको दिखा दूं, अगर आप ये लेके पढ़ें, किताब को अपने हाथ में लेके पढ़ने का जो मजा है वो उतना नहीं आता। सो दिस इज पॉजिटिव पेरेंटिंग इन अ मुस्लिम होम, और ये अभी हम देखें हमने ऑलमोस्ट मिड वे तक की है, इसके भी काफी सारी चीजें रहती हैं, लेकिन आई होप कि जितना भी किया है उसको वो आपके लिए फायदा नहीं होगा। तो द इम्पोर्टेंट टिप इज अपनी फाउंडेशंस के साथ अटैच रहना है, ठीक है। इस्लाम, हदीस, कुरान, सुन्नत, ये हमारे टिप्स हैं। दूसरा ये कि अपने ऊपर इतना हार्ड नहीं होना, ठीक है। अपने आप को भी गलती का मार्जिन दें, अपने बच्चों को भी गलती का मार्जिन दें, बल्कि इंसान होने का मार्जिन दें। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि हर इंसान खताकार है, और बेहतरीन वो है जो रुजू कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे अपने मिस्टेक से सीखेंगे और इंशाल्लाह वो बेहतर जिंदगी की तरफ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये बहुत फायदेमंद हुआ होगा आपके लिए सेशंस। काइंडली मुझे अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा उस पेज पर भी, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इफ आई कैन राइट माय नंबर, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होती है जब मैं, अगर किसी की जिंदगी में कोई जो है काम वो मेरी तरफ से बेहतर हो जाए तो वेरी गुड, ठीक है। तो हियर इज माय नंबर, आप लोग मुझे अपने रिव्यू से दे सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे। अभी बहुत सारी बातें रहती हैं
लेकिन इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ और अपॉर्चुनिटी हुई दोबारा तो हम इस तरह करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिशों को, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स को तरबियत के ज़ुमरे में अल्लाह ताला कबूल करें और हम एक ऐसी जनरेशन को रेज़ कर सकें जो उम्मत की लीडर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।